बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था ऑसिलेशंस एंड वेव्स चैप्टर में। उस टाइम पीरियड के फॉर्मूला के अंदर था t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, जिसके अंदर हमने क्या कहा था 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m, k स्प्रिंग फैक्टर m इनर्शिया। लेकिन हर बार इनर्शिया फैक्टर m और k की वैल्यू कंडीशन के हिसाब से केस टू केस वेरी करेगी। इसी को हमने यूज किया था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालने के लिए। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालते हुए हमने कहा था वो रोटेशनल मोशन की तरह काम कर रहा है, टॉर्क लग रहा है उस पे, और उस टॉर्क के इन्फ्लुएंस में आकर वो जिस भी तरह के मोशन में आया था, हमने क्या डिस्कस किया था मेन कि भाई रीस्टोरिंग टॉर्क की हेल्प से हमने के की वैल्यू निकाली थी, और जो इनर्शिया फैक्टर था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उन दोनों को हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू निकली थी सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी तक आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। अब उसी टॉपिक को जो हमारा मेन जो हमने फॉर्मूला निकाला था t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, इसी को यूज करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड इन यू ट्यूब आता है। अब देखो ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड इन यू ट्यूब के कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार पहले विजुलाइज करते हैं हम करना क्या चाहते हैं। हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब है और इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ, मान लेते हैं कि यहां तक के लेवल तक हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ। अब अगर मैं लिक्विड को एक जगह से डिस्प्लेस करूंगा, एक तरफ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, कैसे भी करके इसको लिक्विड को नीचे लाते हैं। अगर मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क डन करके इस लिक्विड का लेवल यहां तक कर दिया मान लो, तो जितना नीचे देखो, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस कोई नहीं लग रही थी, दोनों तरफ से ओपन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर लग रहा था, तो दोनों का जो वाटर लेवल था या लिक्विड का जो लेवल था सेम रहेगा, है ना। दोनों साइड में जो लिक्विड का लेवल था वो सेम था। अब अगर मैंने इस लिक्विड के लेवल को नीचे पहुंचा दिया तो इसकी वजह से ये जो लिक्विड है ये ऊपर पहुंच जाएगा, इतना आएगा कि नहीं। अगर मैंने y का डिस्टेंस नीचे को मूव कराया तो ऊपर ओवरऑल ये 2y का डिफरेंस दोनों लिम्ब्स की वाटर लेवल में हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई है। अब जो मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से, एक्स्ट्रा वर्क डन की वजह से लिक्विड नीचे आया है, जैसे ही मैं उस एक्स्ट्रा एफर्ट को हटाऊंगा तो ये लिक्विड यहां से वापस आने की कोशिश करेगा, आएगा, ओवरशूट करेगा इस पोजीशन को। और अगर इसके विस्कोसिटी 0 मान ले, नॉन विस्कस मान ले, और हम ये कहें कि किसी तरीके का भी यहां पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो उसे रोक रही है, तो ये कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से ऑसिलेटिंग मोशन में आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई है। तो यहां पर जो ऑसिलेशन स्टार्ट होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। समझ में आ गई ये बात। अपने पास है, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड of density rho contained in a vessel U tube of uniform cross sectional area A in equilibrium position. Let P and P1 be the levels of liquid in the two limbs of U tube and L be the total length of the liquid column from P to P1. किसी को इसमें दिक्कत क्लियर है। P और P1 बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जहां पे पहले था उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब मास ऑफ द लिक्विड इन यू ट्यूब क्या आएगा, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब इनटू क्रॉस सेक्शन, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन यू ट्यूब आ गया। दिस इज द टोटल मास। लेट द लिक्विड इन द लेफ्ट लिम्ब बी डिप्रेस्ड फ्रॉम P टू Q। हमने क्या किया, एक साइड से लिम्ब के अंदर लिक्विड को डिप्रेस किया बाय द स्मॉल डिस्टेंस y, तो PQ की वैल्यू आ गई y। द लिक्विड level in the right limb rises from P1 to Q1 by the same distance y is equal to P1, Q is equal to y। ये समझ में आया है। जो हमने अभी बात करी थी सेम है। अगर हमने यहां से y की डिस्प्लेसमेंट दी तो ये 2y के लेवल तक ऊपर पानी पहुंच गया वहां से, ठीक है। अब यहां पर वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन 2y विल प्रोड्यूस दी या प्रोवाइड दी रिस्टोरिंग फोर्स, होगा कि नहीं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है इस हिस्से में, ये वाला पानी वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। जो अब डिप्रेशन के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, बेसिकली जो इस डिस्टेंस के, इस पॉइंट के हिसाब से जो एक्स्ट्रा हाइट पे जो लिक्विड कॉलम है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इस
लिक्विड का मास निकालते हैं। लिक्विड का मास कैसे निकलेगा? सेम, हमारे पास वॉल्यूम निकलेगी कितने की, इसकी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। हाइट क्या है? 2y, डेंसिटी रहेगी रो। किसी को दिक्कत है इसमें? तो इसके अंदर F इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन 2y। वेट का फॉर्मूला क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या निकलेगी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी किया तो ये वेट निकल गया अपने पास, माइनस 2a रो जी वाई। किसी को इसमें प्रॉब्लम? पक्का क्लियर है? इसी के अंदर अगर मैं इसको F इज इक्वल टू के वाई से कंपेयर करूंगा तो K की वैल्यू 2a रो जी बन गया कि नहीं? क्लियर है? K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2a रो जी। इनर्शिया फैक्टर जो रहेगा इट इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड। इनर्शिया फैक्टर क्या है? मास ऑफ द लिक्विड। जो रीस्टोरिंग फोर्स आई, अब इसमें एक बार ध्यान से समझना बचा, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स की, तो जो ये एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम आया था इसने क्या प्रोवाइड करी? रीस्टोरिंग फोर्स। इनर्शिया किसकी वजह से आएगा? जो ओवरऑल टोटल मास ऑफ द लिक्विड था। क्लियर है? जो टोटल मास आएगा उसकी वजह से हमारे पास क्या आने वाला है? इनर्शिया। तो हमारे पास इनर्शिया जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो क्या है? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर, यही रहेगा। इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू आ गई है एल ए रो विच इज द टोटल मास ऑफ द लिक्विड, और जो स्प्रिंग फैक्टर है के क्या निकला था? 2a रो जी। ए रो कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय 2g। किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला क्लियर है बच्चा? अब हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है, टाइम पीरियड का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या निकलेगी? फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2g बाय एल। अगर हम मान लेते हैं कि अपनी जो ट्यूब है वो, ये जो बीच वाला पार्ट है, जो बेंड वाला पार्ट, वो बहुत कम है, तो ये जो h हाइट है, h प्लस h कैन बी रिटन एज टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब। लिख सकता हूं तो h क्या हमारे पास? l क्या निकल गया? l इज इक्वल टू 2h, तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय 2g। t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ h बाय g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। किसी को दिक्कत इसमें? समझ में आ गया बच्चे? इसी के बेसिस पे अपना एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो एक बार। इसे ट्राई कर लिया बच्चे? क्वेश्चन के अंदर देखो अपने पास क्या है? अ वर्टिकल यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन वाटर अप टू द हाइट ऑफ 0.5 मीटर। h की वैल्यू गिवन है। इफ वाटर ऑन वन साइड इज डिप्रेस्ड a little and then released its motion up down at the two sides of a tube is SHM। ये भी ठीक है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, g की वैल्यू 10 यूज करनी है। h की वैल्यू हमें गिवन है, जितना हमने उसे डिप्रेस किया, बेसिकली जो y था वो हमें गिवन है ना? यही बोले y गिवन है इसके अंदर। इफ द वाटर ऑन वन साइड इज डिप्रेस्ड, y की वैल्यू गिवन नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हमने अभी देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला h बाई जी है। h हमें दे दिया गया है, g की वैल्यू 10 यूज करनी है, t निकल जाएगा कि नहीं? सिंपल बात है। और t के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। t क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ h बाई जी। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, h की वैल्यू 1 गिवन है। क्यों? हाइट कितनी थी? एक साइड से h थी, टोटल जो हमारे पास लेंथ बनी वो 2h बन गई। क्लियर है? बात समझ में आई है ये? बेटा देखो, या तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो h बाई जी के अंदर, h की वैल्यू 0.5 लेके, ठीक है, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल हाइट वाला 2h बाई 2g के अंदर डाल दो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे मन करे सॉल्व कर लेना। सॉल्व किया 1.4 सेकेंड्स आ जाएगा। 1/20 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने वैल्यू ही इसके अंदर डाली है जो हमारे पास 2h बाई 2g है, क्योंकि h की वैल्यू 0.5 थी, वो डेसिमल से पीछा छुटाने के लिए, या सिंपल h के अंदर डाल दो 0.5। डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे? 10 से डिवाइड। नीचे जो हमारे पास g की वैल्यू क्या थी, है ना? समझ में आई ये बात? उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अपने आप सॉल्व करेंगे। एंगुलर निकलेगा 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा है। 2 पाई की वैल्यू पता है हमें, 20 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दो, टी की वैल्यू हमने अभी निकाली है। सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालना था बच्चे इस न्यूमेरिकल में, और कुछ हमने किया ही नहीं है। क्लियर है बात? इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है बच्चा, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। अब देखो, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर में हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हम किसी सिलेंडर को लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हैं, उसको अगर हम छोड़ दें, अगर हम उसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि लिक्विड जो ये सिलेंडर है उसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम है, तो अपने को पता है वो डूबेगा तो नहीं, है ना? लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर हमने यही पढ़ा था। तो अगर वो डूबेगा नहीं,
पार्शियली इमर्स्ड सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएगा। अब अगर मैं उसे हल्का सा डिप्रेस करूं पानी के अंदर और छोड़ दूं तो वो ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं उसके, है ना। तो अब हम उसी ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। क्लियर है ये? लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ मास m, लेंथ l, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रो एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। किसी को इसमें दिक्कत बचा? क्लियर है? मास कितना निकला? al रो, मास की वैल्यू निकलेगी क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम निकल गया हमारे पास a इंटू एल और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास। लेट द सिलेंडर इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिग्मा क्या है बच्चा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या थी? डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। क्लियर है ये? अब हमने किया क्या? F1 देखो, अगर हमने सिलेंडर को इसके अंदर छोड़ा हुआ तो इसके ऊपर एक बायंट फोर्स थी, अपवर्ड थ्रस्ट था, जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। यही होता है ना, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो जो अपने पास सिलेंडर का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था उसको काउंटर बायंट फोर्स कर रही होगी, तभी वो वहां पे रुका हुआ है। तो हमने यहां लिखा F1 इज इक्वल टू ए एल सिग्मा जी। F1 क्या है? अपवर्ड थ्रस्ट। ए एल सिग्मा जी। यहां जो एल है, ये जो स्मॉल लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है? अब याद करो एक बार, ये अपवर्ड थ्रस्ट लगता क्या था? अपवर्ड थ्रस्ट होता था इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, था कि नहीं? तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकलेगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले निकालनी है सिर्फ इस वॉल्यूम की, है ना, जो हमारे पास सिलेंडर की सिर्फ इतनी वॉल्यूम है, इतनी ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया होगा जितना पानी के अंदर है। होगा कि नहीं? अगर हमारा सिलेंडर पानी के अंदर जितना है उसने सिर्फ उतनी ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया था। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस सिलेंडर। इस वॉल्यूम को मैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा, और उसी को मैं g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आएगा कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें परेशानी है? तो अपने पास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या आ गया? ए एल सिग्मा जी। डन है? पक्का? अब ये जो ए एल सिग्मा जी आ गया है, वेट ऑफ द सिलेंडर एक्टिंग डाउनवर्ड एम जी, है ना, यही जो काउंटर अप थ्रस्ट था ये वेट के इक्वल होना चाहिए, एम जी मस्ट बी इक्वल्स टू ए एल सिग्मा जी। मास से मास कैंसिल आउट हो गया, और सॉरी जी से जी कैंसिल आउट हो गया, मास की वैल्यू निकल गई ए एल सिग्मा। किसी को इसमें परेशानी? ये हमारे पास आ गई मास की वैल्यू। अब लेट द सिलेंडर बी पुश्ड इनटू द लिक्विड थ्रू अ स्मॉल वर्टिकल डिस्टेंस y। अब हमने क्या किया? ये जो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में था इसको ऊपर से फोर्स लगा के थोड़ा सा और पानी के अंदर छोड़ दिया। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुई होगी जो कि इसके वेट से अब ज्यादा बायंट फोर्स प्रोवाइड करेगी। होगी कि नहीं? तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी वो जो इतनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसके वजन के कारण लगने वाला अपथ्रस्ट रीस्टोरिंग फोर्स देगा कि नहीं? और इनर्शिया फैक्टर क्या आएगा? वेट ऑफ द सिलेंडर। ये बात समझ में आई है? पक्का? किस किस को नहीं पता चल रहा? वापस से बताऊं, हमने क्या करा है बच्चे? हमने जब सिलेंडर को डिप किया होता, यहां इक्विलिब्रियम में था, इस सिलेंडर का वेट और अपथ्रस्ट इक्वल थे, लेकिन अगर मैंने सिलेंडर को और पानी के अंदर पुश कर दिया है तो ये जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास सिलेंडर का पार्ट अब पानी के अंदर आ गया है, ये वाला पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है, इतना पार्ट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, एंड दैट एक्स्ट्रा डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो भी उस लिक्विड का वेट होगा वो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट देगा। तो इसके ऊपर जो मैंने पुश करके इसे नीचे किया था, अगर मैं हाथ हटाऊंगा तो नीचे से लगने वाला एक्स्ट्रा जो पुश होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से KY के साथ इक्वेट करते हैं। वहां से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकलाएगा कि नहीं? और स्प्रिंग कांस्टेंट और इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया की वैल्यू को हम अगर जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा अपने पास। क्लियर है ये? F2 is the upward thrust which is equal to A L plus Y sigma G। L plus Y समझ में आया ना? जितना वो पहले डिप था पानी के अंदर, Y जितना मैंने एक्स्ट्रा पुश करके और उसे पानी में डिप कर दिया है। Restoring force acting on the cylinder will be F is equal to
माइनस ऑफ F2 माइनस mg। यही हुआ ना, जितना वेट उसका पहले लग रहा था उसके जो ऊपर वाले पार्ट के लिए सिर्फ जो वेट ऑफ द लिक्विड आया वो क्या निकलेगा, ए एल सिग्मा जी, ए सिग्मा जी इंटू वाई आया कि नहीं, या ए वाई सिग्मा जी, ये बना। ये बात समझ में आई ना, यही थी। इसको तुम इस तरीके से घुमा फिरा के लिखो या सीधा लिख लो। जो एक्स्ट्रा मैं बार बार जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, इसके थ्रू डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, इसकी वॉल्यूम क्या निकलेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, ए इंटू वाई इंटू जी और टाइम्स सिग्मा, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और यही हमें क्या देगा, एक्स्ट्रा जो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम के वाई के साथ इक्वेट करते हैं, F इज इक्वल टू के वाई। जब हमने इक्वेट किया तो के की वैल्यू क्या निकली, ए सिग्मा जी। किसी को इसमें दिक्कत, एम की वैल्यू क्या है, ए एल रो, जो हमारे पास मास ऑफ सिलेंडर है, इनर्शिया फैक्टर, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनर्शिया फैक्टर मास, स्प्रिंग फैक्टर के, इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू ए एल रो, स्प्रिंग फैक्टर की ए सिग्मा जी, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, एल रो बाय सिग्मा जी हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल रो बाय सिग्मा जी। अब यूजिंग मास इज इक्वल टू ए एल सिग्मा, टी इज इक्वल टू 2 पाई ए एल सिग्मा बाय ए एल जी, ए और सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गए, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी की टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया है, टाइम। क्लियर है। और अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगी अपने को, फ्रीक्वेंसी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, हाँ जी क्लियर है। किसी को ये वाली स्टेप समझ में है कि हमने मास की जगह पे ए एल सिग्मा कैसे यूज कर लिया। अगर मैं ये मान लूं कि सिलेंडर जो है, जिस लिक्विड के अंदर सिलेंडर डिप किया है, उस सिलेंडर की और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो जो हमारे पास मास ऑफ सिलेंडर है वो ए एल सिग्मा आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन को मैंने यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, डन है, क्लियर। अब आता है ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। देखो लोडेड स्प्रिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमने ऑसिलेशंस को समझना शुरू किया था, बिल्कुल है ना। एक अपने पास पेंडुलम और एक स्प्रिंग, इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। स्प्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये अपने पास जैसे एक लोडेड स्प्रिंग मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, तो लोडेड स्प्रिंग के अंदर यहां मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन, मैं उसे कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं तो हमें पता है ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, है ना। और इसी के बेसिस पे हमने क्या निकाला था, F इज इक्वल टू के वाई, वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, और टाइम पीरियड कितना निकला था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, है ना। जो हमने स्प्रिंग फैक्टर बाय इनर्शिया फैक्टर निकाला था, या स्प्रिंग ये इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर टाइम पीरियड के लिए निकाला था, वो स्प्रिंग के बेसिस पे डिराइव किया था पहले। वाइब्रेशन ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, अब देखो वर्टिकल स्प्रिंग में क्या केस है, यहां पर ये जो अपने स्प्रिंग है ये नीचे की तरफ लटकी हुई है, इनिशियली इस वेट की वजह से वो किसी सर्टेन डेप्थ तक, मतलब किसी सर्टेन लेंथ तक तो स्ट्रेच हो ही रखी थी, जहां आकर वो रुक जाएगी। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये अपने पास जैसे स्प्रिंग है, अगर ये अभी किसी वेट के इन्फ्लुएंस में, अगर इस पे हल्का फुल्का सा कोई वेट लगा देते हैं, ये देखो ये वायर लटका देते हैं ऐसे ही, तो अपने पास है ये कोई वेट मैंने इसके ऊपर लटका दिया, तो इस वेट के इन्फ्लुएंस में ये यहां आके रुक गया है ना। एक काम करते हैं इसको फिक्स करते हैं, अभी ये यहां आके रुक गया है, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में, जितना ये वेट है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको इस पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस कर देता हूं, मैंने मेन पोजीशन से हटाया, तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुए कि नहीं, है ना। ये कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे, तो ये वर्टिकल स्प्रिंग का केस हो गया। अगर ये हॉरिजॉन्टल होता और इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराते तो ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा था। लॉजिक समझ में आ गया। तो जो थोड़ा सा ये एल लेंथ का स्ट्रेच है, ये इस मास के अंडर था, लेकिन एल लेंथ का स्ट्रेच लेकर वो इक्विलिब्रियम में था। अगर मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेच दिया वाई तक का और उसे फिर छोड़ दिया, तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी इस एक्स्ट्रा स्ट्रेच की वजह से, और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेशन ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग में लेट F1 बी द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप इन द स्प्रिंग, F1 इज इक्वल टू माइनस के एल। F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू माइनस के एल, जो इनिशियल पहले लेंथ के हिसाब से था।
एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस mg मस्ट बी इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास F1 था और जो वेट था वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में थे तो वो बैलेंस हो जाएंगे। F1 प्लस mg मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो F1 किसके इक्वल निकल गया? माइनस mg के इक्वल, सीधी बात है। अब माइनस के एल इज इक्वल टू माइनस mg लिख लिया, यहां से k की वैल्यू क्या निकली? mg बाय एल। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई अपने पास। लेट द बॉडी बी पुल डाउनवर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ y। हमने क्या करा कि जो y है जो कि लेस देन l रहेगा उससे मैंने हल्का सा पुश किया और छोड़ दिया, तो यहां पर टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितनी बन गई? l प्लस वाई। l से पहले स्ट्रेच था, y मैंने थोड़ा सा और खींचा, l प्लस वाई का स्ट्रेच आ गया, रीस्टोरिंग फोर्स आई F2। तो F2 किसके इक्वल आएगी? इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स l प्लस वाई। ये क्लियर है? माइनस के टाइम l प्लस वाई का कंसेप्ट समझ में आया? इसके बाद इफेक्टिव रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगी? इट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। या सीधा सा हम ये बात करें कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच हमने किया था सिर्फ इस स्ट्रेच की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स आएगी कि नहीं? तो जो नेट आया दैट इज F2 माइनस F1 माइनस के एल प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस के एल। सॉल्व किया तो माइनस के वाई आया कि नहीं? इसको हम डायरेक्ट भी लिखे तो इसी के साथ रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे पास आ गई है माइनस के वाई। अब टी का फॉर्मूला टाइम क्या है? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर मास, स्प्रिंग फैक्टर के, 2 पाई m बाय mg बाय l। ये हमने k निकाला था, mg बाय l वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो t की वैल्यू आ गई है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। न्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाय l। किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक बात है बच्चे। फिर आता है सेकंड केस हमारे पास, इसमें हमारे पास गिवन है बच्चे इन अ 2 पार्टिकल सिस्टम। अब देखो स्प्रिंग के ही केस में क्या रखा है, एक 2 पार्टिकल सिस्टम, दोनों तरफ हमने स्प्रिंग के मासेस लगा दिए m1 और m2। अब यहां पर जो k आ गया है वो क्या आ गया है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। t की वैल्यू निकलेगी 2 पाई न्यू बाय k। न्यू क्या आएगा? इनर्शिया फैक्टर। और इनर्शिया फैक्टर क्या निकलेगा? दोनों मास का रिजल्टेंट। दोनों मास का रिजल्टेंट ऐसे केस में क्या निकलता है? रेसिप्रोकल करके ऐड करना। जैसे हम पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना, उस तरीके से। ध्यान से देखो, वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज बेसिकली द टोटल मास जो हम उसको कंसीडर करेंगे इस टाइम पे, और ये रिड्यूस्ड मास की तरह काम करेगा। टेंशन वाला वो है, उसमें भी ऐसा साइकिल, हाँ उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये सीधा याद रखना है, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। और अगर इसी केस को मैं वर्टिकल कर दूं, उसी को मैं अगर वर्टिकल रख दूं तो देखो नीचे वाला तो मूव कर ही नहीं सकता, सिर्फ ऊपर वाला मूव करेगा। m2 का काम खत्म। तो जो भी इनर्शिया फैक्टर आएगा सिर्फ किसकी वजह से आएगा? m1 की वजह से। क्लियर है ये वाला केस? ठीक है। फिर आया बच्चे ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन पहला केस। ये बच्चे केसेस बनाते जाएंगे, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होगा। हमारे पास 2 स्प्रिंग है, एक जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और उन दोनों को हमने कनेक्ट किया m मास से जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो दोनों के अंदर अपने अपने हिस्से की रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। F1 इज इक्वल टू माइनस K1y, F2 इज इक्वल टू माइनस K2y। हमने कहा y क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट आ गई होगी, जो हल्का सा वो अपनी मीन पोजीशन से नीचे आया होगा। F जो टोटल रिस्टोरिंग आएगी वो F1 प्लस F2, माइनस y कॉमन लिया, K1 प्लस K2 आ गया। F इज इक्वल टू माइनस KY, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो जो ओवरऑल हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स। समझ में? यहां 2 स्प्रिंग है तो दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट्स का हमने सम कर दिया, वो हमारा ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। m मास है, इनर्शिया फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू K1 प्लस K2 हमने यहां सब्स्टिट्यूट करी। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग्स आइडेंटिकल है तो K1 और K2 इक्वल आ जाएंगे, तो जो k आएगा वो 2k आ जाएगा, वो हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर बात है बच्चा? सिंपल है, किसी को दिक्कत? इसके बाद आता है अगर हमने उन स्प्रिंग्स को इस तरीके से कनेक्ट किया, इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो हमारे पास पहले वाले की स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरे वाले का K2, नीचे मास लगा जिसका जो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg वेट के साथ। F इज इक्वल टू माइनस K1y1, F2 दूसरी जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी K2y2 है ना, F1 और F2 जो निकलेंगी, तो y1 निकला F बाय K1, y2 निकला F बाय K2। अब इस केस में ध्यान से देखो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोनों केसेस में सेम है। क्यों सेम है? ओवरऑल जो स्ट्रेच है
इसके लिए और इसके लिए मिला जुला के इस वेट की वजह से। तो हम क्या बात करेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स दोनों के अंदर सेम आएगी। F1 इज इक्वल टू माइनस K1Y1, F2 इज इक्वल टू माइनस K2Y2। Y1 और Y2 हमने निकाल दिया, Y1 इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, Y2 इसके लिए डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल गई, Y1 प्लस Y2 विच इज इक्वल्स टू, अब देखो Y1 प्लस Y2 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, Y1 की वैल्यू और Y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, F लिया कॉमन, एलसीएम लिया, K1 प्लस K2 बाय K1 K2 आ गया कि नहीं। F इज इक्वल टू माइनस Y टाइम्स कैपिटल के, जिसकी वैल्यू हमने ये निकाल लिया। क्लियर है बच्चा। F इज इक्वल टू के वाई, इक्वेट करेंगे, K की वैल्यू क्या निकली अपने पास, K1 K2 बाय K1 प्लस K2। कोई परेशानी, ये समझ में आया। यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी क्रॉस मल्टीप्लाई करी y के साथ, तो हमारे पास F इज इक्वल टू के वाई की टर्म्स में हुआ कि नहीं। अब इसको के वाई के साथ सिर्फ कंपेयर करना है, तो K की वैल्यू K1 प्लस K2, K1 इंटू K2 ओवर K1 प्लस K2 आ गई है। समझ में आया। फिर से बताऊं, देखो जरा हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 निकाला था। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी ऊपर से दोनों स्प्रिंग्स की मिला के y1 की स्ट्रेच इसकी, y2 की स्ट्रेच इसकी, टोटल स्ट्रेच y1 प्लस y2 आया। y1 की वैल्यू क्या आई, f बाई k1, y2 की वैल्यू आई f बाई k2। डन है। y1 प्लस y2 में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, y1 प्लस y2 के अंदर f अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस भी कॉमन लिया, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, k1 प्लस k2, ऐसे ही आएगा, है ना। f कॉमन लिया हुआ और ये टोटल y के इक्वल है, तो f की वैल्यू क्या निकल गई, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 टाइम्स y। आया कि नहीं, है ना, वो नेगेटिव साइन के साथ। और इस वैल्यू को मैं k के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास सीधी सीधी k की वैल्यू आ गई कि नहीं। क्लियर है। टाइम पीरियड के अंदर सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, 2 पाई m, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, k1 k2 बाय k1 प्लस k2 बाय k1 k2, वो सिर्फ रीअरेंज हुआ है। डन है। अगर k1 और k2 इक्वल आ जाए, k के आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आ गई, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या निकलेगी, k बाई 2, सब्सटीट्यूट कर दो उसके अंदर। सीधी बात है, सिंपल है बच्चा। अब है, अगर दो स्प्रिंग्स ऊपर और नीचे फिक्स करी हुई है हमने, यहाँ पे क्या है, ये फिक्स है और बीच में मास m है, और अब हम इस मास को डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, दूसरे में स्ट्रेच आएगा, ये कंप्रेस होएगी, वो एक्सटेंशन आएगा उसमें, अगर ये एक्सटेंड होएगी तो उसमें कंप्रेशन आएगा। इसी तरीके से मूवमेंट आएगा, दोनों में ऑसिलेशंस रहेंगी। F1 इज इक्वल टू माइनस K1Y, F2 इज इक्वल टू माइनस K2Y। Y दोनों में सेम रहेगा कि नहीं, एक में स्ट्रेच की फॉर्म में, एक में कंप्रेशन की फॉर्म में। जितना ये मास कंप्रेस करेगा उतना ही उसको स्ट्रेच करेगा, जितना उसे कंप्रेस करेगा उतना ही इसे स्ट्रेच करेगा, तो Y सेम रहने वाला है। टोटल रिस्टोरिंग फोर्स आएगी F1 प्लस F2 माइनस K1Y प्लस माइनस K2Y, माइनस Y कॉमन लिया, K1 प्लस K2 आ गया। F इज इक्वल टू माइनस KY से कंपेयर किया तो K की वैल्यू क्या निकली, K1 प्लस K2। टाइम पीरियड 2 पाई m बाई K, 2 पाई m बाई K1 प्लस K2। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा 2 के, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर बात है बच्चे, सिंपल है। ये सारे केसेस एक बार लिख के करेंगे और इनकी फॉर्मूला शीट्स बना लेना, ये याद होना चाहिए सब कुछ। इसके बाद इसी बेसिस पे बच्चे ये सिंपल से न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें डायरेक्ट वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। अटेम्प्ट कर लेना, डाउट्स आएंगे फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में कुछ टफ नहीं है न्यूमेरिकल में। अब अपने पास आता है बच्चे अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखो अनडैम्प्ड और डैम्प्ड नाम से समझ में आ रहा है भाई, अनडैम्प्ड क्या होते हैं, जिसके अंदर किसी तरीके का एनर्जी लॉस ना हो। अगर हम एक यहाँ पे पेंडुलम को मूव कर देते हैं अपने इनिशियल पोजीशन से, तो हमें पता है वो थोड़ी देर के बाद रुक ही जाएगा, है ना। अगर हमारे पास कोई भी एक पेंडुलम है, अगर हम उसे डिस्प्लेस करेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है, समझ गए, वो पेंडुलम बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि अगर हमारे पास इवन ये स्प्रिंग का ही केस लगा लो बच्चे, अगर मैं इसको मूव करके छोड़ूंगा तो हमें पता थोड़ी देर के बाद ये ऑसिलेट होना बंद कर देगा। ये क्या हुए, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, जिस टाइम पे कि वो धीरे धीरे उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और वो रेस्ट पे आ जाएंगे बिल्कुल। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, जिसमें हम कहें कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह की कोई और फोर्स नहीं है जो उसे रोक रही है,
तो वो कॉन्टिन्यूसली एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ अपना ऑसिलेशन चलता रहेगा. दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. अनडैम्प्ड simple harmonic oscillations, when a simple harmonic system oscillates with a constant amplitude which does not change with time, its oscillations are called undamped or simple harmonic oscillations. डन है? क्लियर है बच्चे? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होंगे? जिसके अंदर हमारे पास when a simple harmonic system oscillates with a decreasing amplitude with time, its oscillations are called damped or simple damped oscillations. क्लियर है? फिर है फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन. देखो फ्री ऑसिलेशन क्या होगा भाई, नाम से समझ में आ रहा है. फ्री ऑसिलेशन, अ सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशन if it vibrates with its own natural frequency without the help of any external periodic force. किसी तरह की कोई बाहर की फोर्स नहीं, वो अपने आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कॉन्टिन्यूअसली ऑसिलेट कर सकती है. तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री ऑसिलेशन. फ्री ऑसिलेशन की हमारे पास वैल्यू आई, जो फ्रीक्वेंसी निकली 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k/m, जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला था. फिर है फोर्स्ड ऑसिलेशन. फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होंगे भाई? वो ऑसिलेशन जिसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूअसली धक्का लगाना पड़ेगा. जैसे कोई बच्चा अगर झूला झूल भी रहा है तो हम क्या बात करेंगे? उसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूअसली उसको झूला झुलाना पड़ेगा, वो अपने आप तो नहीं होएगा. अरे पलक, ठीक है, वरना भी देने का था. ठीक है, ये देखो. तो ये अब हमारे पास जो है पेंडुलम, अगर मैं इससे ऑसिलेट करने दूं, हमें पता है थोड़ी देर में रुक ही जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे. तो मैं अब अगर इसको कॉन्टिन्यूअसली इस पे फोर्स लगाता रहूं तो ये चलता रहेगा, है ना. ये हो क्या रहा है? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है, जिसको हमें एक्सटर्नल सोर्स से कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करता रहेगा. अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स with the frequency different from natural frequency of the body, that oscillation is called forced oscillation. क्लियर है? फिर एक टर्म आता है बच्चा, रेजोनेंस. अब रेजोनेंस क्या है? हमने देखो केमिस्ट्री के अंदर तो रेजोनेंस पढ़ा था. यहां पर रेजोनेंस क्या है? द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज कॉल्ड रेजोनेंस. अब देखो रेजोनेंस का फिनोमेना क्या है. अगर अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तुमने एक चीज नोटिस करी है, अगर मैं मान लो इसे मैं धक्का मार रहा हूं तो ये तेज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है. जब इसका क्रेस्ट आ रहा है मैं इसे ट्रफ दे देता हूं, और ऊपर से फ्रीक्वेंसी भी आड़ी टेढ़ी है, मैं कभी किसी भी टाइम पे कुछ धक्का मुक्का कर रहा हूं. लेकिन अगर मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो जैसे कि यहां इस पे ध्यान देना, ये ऑसिलेट कर रहे, तो ये अब मैं कितना तेज तेज हाथ मूव कर रहा हूं, ये तेज नहीं हो रहा, उल्टा रुक गया. लेकिन अब देखो, अब ये तेज क्यों हो रहा है? क्यों तेज हुआ? क्योंकि मेरी हाथों की मूवमेंट, दैट इज मेरी फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है. तो फोर्स्ड ऑसिलेशन की अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होएगा? मैं भी तो रिस्क पे हूं, तुम भी रिस्क पे होनी चाहिए. तो हमारे पास अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? उस टाइम पे हम कहेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है. और इस फिनोमेना को जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होती है, हम क्या कहते हैं? वो रेजोनेंस आ गई है. और उसी में एक टर्म आएगा रेजोनेंट ऑसिलेशन. व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट्स विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी nu naught with the help of an external periodic force whose frequency nu is equal to the natural frequency of the body. The oscillations of the body is called resonance oscillation. किसी को इसमें दिक्कत है? क्लियर है बच्चे? इसी के साथ अपना ऑसिलेशन खत्म. मेरे से पूछ तो लेते हैं बंद करने से पहले. चलो इसी के साथ बच्चे, हाँ इसी के साथ अपना ऑसिलेशंस खत्म. बच्चे सुनो, हर किसी को न्यूमेरिकल्स करने हैं जो बीच में थोड़े बहुत आए थे, और हर किसी को ये टॉपिक रिपीट करके लाना है. अगर फिर भी डाउट्स आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के बाद वेव स्टार्ट करेंगे. डन.